अभी इस वक्त जब तुम यह सुन रहे हो, स्पेस में कहीं एक सिग्नल ट्रैवल कर रहा है जो 23 घंटे पहले एक स्पेसक्राफ्ट ने भेजा था और जो अभी अभी अर्थ पर पहुंचा है। और वो स्पेसक्राफ्ट इतना दूर है कि उसकी रोशनी जो लाइट की स्पीड से चलती है, जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर्स कवर करती है, वो रोशनी भी उस तक पहुंचने में पूरा एक दिन लगाती है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है वॉयेजर 1 और वो 25.8 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। इसे ऐसे समझो, सूरज से अर्थ की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर्स, जिसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वॉयेजर 1 अभी 172 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, मतलब सूरज से अर्थ की दूरी का 172 टाइम्स। मतलब एक ऐसी जगह जहां सूरज खुद भी बस एक चमकीले तारे जैसा दिखता है, जहां टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब है, जहां इंसान का बनाया कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट कभी नहीं पहुंचा। पर जो बात इसे सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है वो ये नहीं है कि ये इतना दूर है। जो बात इसे एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है वो ये है कि हम अभी भी इससे बात कर रहे हैं। वॉयेजर 1 का ट्रांसमीटर, वो डिवाइस जो उसकी आवाज को इतनी दूर से अर्थ तक भेजती है, वो उतनी ही पावर यूज करता है जितनी तुम्हारे फ्रिज की बल्ब यूज करती है, केवल 23 वॉट्स। और वो सिग्नल जब 25 बिलियन किलोमीटर्स का सफर करके अर्थ पर पहुंचता है तो उसकी स्ट्रेंथ होती है 1 एटोवॉट, 1 बिलियंथ ऑफ अ वॉट, जो एक डिजिटल वॉच की बैटरी से 20 बिलियन गुना कमजोर है। इतनी कमजोर कि अगर नासा के पास वो जायंट डिशेस न हो जो उसे कैच करती हैं, तो वो सिग्नल हमेशा के लिए खो जाए। और फिर भी नासा को वो सिग्नल मिलता है हर दिन 48 सालों से। वॉयेजर 1 1977 में लॉन्च हुआ था, तब तुम्हारे पेरेंट्स शायद बच्चे थे। तब इंडिया में पहला कलर टीवी ब्रॉडकास्ट अभी शुरू हुआ ही था। तब पर्सनल कंप्यूटर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। और आज 2026 में उस पुराने स्पेसक्राफ्ट से, जिसकी टोटल मेमोरी सिर्फ 68 किलोबाइट्स है, जो तुम्हारे फोन से 20 लाख गुना कम है, नासा अभी भी डाटा रिसीव कर रहा है, अभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेज रहा है, अभी भी उसे अलाइव रख रहा है। पर यह हमेशा नहीं चलेगा। पावर हर साल कम होती जा रही है, इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, और एक दिन शायद 2026 में, शायद 2030 में वो सिग्नल आना बंद हो जाएगा, वो आवाज खामोश हो जाएगी और वॉयेजर 1 अकेला, चुप, बिना किसी से बात किए अंधेरे में उड़ता रहेगा हमेशा के लिए। यह कहानी है उन 2 स्पेसक्राफ्ट की जिन्हें इंसान ने 5 साल के लिए बनाया था, पर जो 48 साल से चल रहे हैं, जिन्होंने वो देखा जो किसी ने पहले नहीं देखा था, जिन्होंने अपने साथ इंसानियत की पूरी कहानी एक गोल्डन रिकॉर्ड पर लेकर ब्रह्मांड के अंधेरे में रख दी, और जो एक दिन हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे पर रुकेंगे कभी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1964 में कैलटेक के एक स्टूडेंट ने अपने इक्वेशंस में कुछ ऐसा देखा जो उसे खुद भी पहले नजर में बिलीव नहीं हुआ। एक पैटर्न, एक अलाइनमेंट, एक ऐसी कॉस्मिक कोइंसिडेंस जो हर 176 ईयर्स में एक बार होती है और जो अगली बार 1977 के आसपास होने वाली थी। वो स्टूडेंट था गैरी फ्लैंड्रो, और जो उसने देखा था वो ये था कि जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून, हमारे सोलर सिस्टम के चारों जायंट प्लैनेट्स एक ऐसी पोजीशन में आने वाले थे जहां एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट इन सब के पास से गुजर सकता था, एक के बाद एक ही जर्नी में, और हर प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अगले प्लैनेट की तरफ और तेजी से जा सकता था। इस टेक्निक को ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं या ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट। और यह फिजिक्स का एक ऐसा एलिगेंट ट्रिक है जिसमें स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट के पास से इस तरह गुजरता है कि प्लैनेट की ग्रेविटी उसे एक स्लिंगशॉट की तरह खींचकर और तेजी से आगे फेंक देती है, बिना कोई फ्यूल खर्च किए, बिना कोई इंजन फायर किए, बस ग्रेविटी से काम चलाते हुए। और फ्लैंड्रो ने कैलकुलेट किया था कि अगर यह विंडो मिस हो गई तो अगली बार 2150 के आसपास मिलेगी। नासा ने इसे ग्रैंड टूर का नाम दिया। चारों जायंट प्लैनेट्स का एक ही मिशन में टूर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जो नॉर्मली अलग अलग मिशंस में 30 साल लेता, वो सिर्फ 12 साल में हो सकता था। और यह विंडो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती थी क्योंकि प्लैनेट्स एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में थे जो हर 176 ईयर्स में एक बार आती है। ओरिजिनली नासा ने 4 स्पेसक्राफ्ट प्लान किए थे, पर 1970s में मून लैंडिंग्स के बाद बजट कट्स हुए, स्पेस शटल प्रोग्राम को प्रायोरिटी मिली और ग्रैंड टूर का प्लान आधा रह गया। 4 की जगह सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट बने और उन्हें नाम दिए गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ। हाँ, वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ एक स्लोअर ट्रैजेक्टरी पर जो उसे चारों प्लैनेट्स के पास से ले जाने वाली थी, और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ एक फास्टर पाथ पर जो उसे जुपिटर और सैटर्न तक जल्दी पहुंचाने वाली थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट आइडेंटिकल थे। 722 किलोग्राम्स वेट, एक 3.7 मीटर का डिश एंटेना, 3 आरटीजी न्यूक्लियर बैटरीज जो प्लूटोनियम के डीके से पावर जनरेट करती थीं, 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स,
और उनके साथ एक ऐसी चीज जो प्योर साइंस से परे थी, एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क जिस पर थी इंसानियत की पूरी कहानी। पर उसके बारे में अगले चैप्टर में। पहले यह समझो कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को ओरिजिनली सिर्फ 5 साल के लिए डिजाइन किया गया था। जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचना था, डेटा कलेक्ट करना था और मिशन एंड। यह किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों 48 साल बाद भी चल रहे होंगे, सोलर सिस्टम की सीमा पार कर चुके होंगे और अभी भी हमसे बात कर रहे होंगे। पर उससे पहले एक सवाल, जब 1977 में यह स्पेसक्राफ्ट बना था तो इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम था कि इस स्पेसक्राफ्ट को इतना दूर तक काम करना था कि सन की रोशनी प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगी, तो सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे, तो पावर कहां से आएगी? जवाब था आरटीजी, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक ऐसी न्यूक्लियर बैटरी जो प्लूटोनियम 238 के रेडियो एक्टिव डीके से हीट जनरेट करती है और उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। कोई मूविंग पार्ट्स नहीं, कोई फ्यूल नहीं, बस एक स्लो, स्टेडी, रिलायबल डीके जो डेकेड्स तक पावर देती रहे। लॉन्च के वक्त हर वॉयेजर के तीनों आरटीजीज मिलकर 470 वॉट्स जनरेट करते थे, उतना जितना एक छोटा रूम हीटर यूज करता है। और आज 2026 में 48 साल की डिके के बाद वो पावर घटकर सिर्फ 210 वॉट्स रह गई है, और हर साल 4 वॉट्स और कम होती जा रही है, और इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। पर 1977 में यह सब फ्यूचर की चिंता थी। उस वक्त दोनों वॉयेजर्स अपनी जर्नी पर निकल चुके थे, एक ऐसी जर्नी जो किसी ने प्लान नहीं की थी कि इतनी लंबी होगी, एक ऐसी जर्नी जो आज भी खत्म नहीं हुई। जब नासा के इंजीनियर्स वॉयेजर को बिल्ड कर रहे थे, जब वो हर इंस्ट्रूमेंट को केयरफुली फिट कर रहे थे, जब हर ग्राम वेट मैटर करता था क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को बिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करना था, तब किसी ने एक सवाल उठाया जो प्योरली साइंटिफिक नहीं था। अगर यह स्पेसक्राफ्ट कभी किसी और सिविलाइजेशन को मिला तो वो हमारे बारे में क्या जानेंगे? यह सवाल नासा तक पहुंचा। नासा ने इसे कार्ल सेगन तक पहुंचाया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वो एस्ट्रोनॉमर जो साइंस को इंसानियत की भाषा में बोलने के लिए जाने जाते थे। और सेगन को एक टास्क दिया गया जो शायद इंसानी हिस्ट्री का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी असाइनमेंट था। एक ऐसा मैसेज बनाओ जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करे, जो किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को बता सके कि हम कौन थे, कहां थे, कैसे थे। और वो मैसेज एक ऐसी चीज पर होना चाहिए जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सके। सेगन ने एक कमिटी बनाई जिसमें साइंटिस्ट्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स और लिंग्विस्ट्स थे, और उन्होंने मिलकर जो बनाया वो था एक 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क, एक गोल्डन रिकॉर्ड जिस पर था वो सब कुछ जो इंसानियत को रिप्रेजेंट कर सके। उस रिकॉर्ड पर थी 115 इमेजेस, अर्थ की जियोग्राफी, ह्यूमन एनाटॉमी, डीएनए की स्ट्रक्चर, एनिमल्स, प्लांट्स, सिटीज, साइंस के डायग्राम्स, सब कुछ जो एक एलियन सिविलाइजेशन को बता सके कि हम किस प्लैनेट पर रहते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या जानते हैं। उस रिकॉर्ड पर थे साउंड, समुद्र की लहरें, बारिश की आवाज, हवा, थंडर, पक्षियों की आवाज, वेल्स की आवाज, एक बेबी की हंसी, एक माँ की ललबाई और ह्यूमन हार्ट बीट, वो सब आवाजें जो अर्थ को अर्थ बनाती हैं। उस रिकॉर्ड पर था म्यूजिक 27 ट्रैक्स, अलग अलग कल्चर्स से, अलग अलग एरास से, बाह की ब्रैंडनबर्ग कंचेर्टो, बेथोवन की कावाटीना, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग का मेलंकोली ब्लूज, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में केसरबा केरकार का राग भैरवी,